चर्चा बजट पर हम कर रहे हैं। हालांकि अब 40 मिनट से भी कम का वक्त बचा है जब बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेकिन इस बीच हमारे साथ गेस्ट बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम चर्चा लगातार इस पर कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे अन्य मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। लेकिन सुरेश जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। हम चर्चा कर रहे थे लगातार बजट को लेकर, और ठीक है, केंद्र की तरफ से प्लस बहुत कुछ रखा जा रहा है, लेकिन एक सवाल है, बेरोजगारी, महंगाई लगातार ये बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में राहत नहीं मिल रही है, बिजली का करंट लगातार लग रहा है। ऐसे में क्या, और फिर क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग तरह से रेट है, कोई ऐसा नहीं कि सेम, एक समान होने की मांग भी यहां पर की जा रही है। इस हिसाब से क्या राहत कुछ मिल सकती है बजट में? सरकार के लिए भी चुनौती है ये बड़ी। देखिए, पेट्रोल डीजल का जहाँ तक सवाल है, पेट्रोल डीजल का जब तक एक समान रेट तभी पॉसिबल है जब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाए। वो जीएसटी में लाने के लिए कई बार निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री, उन्होंने भी कहा है, हमारे हरदीप पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है। लेकिन उसके अंदर क्या है कि जब तक जीएसटी काउंसिल के अंदर सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो जाता तब तक वो चीज़ है। क्योंकि आज हर स्टेट में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हर स्टेट में रेवेन्यू का स्रोत सिर्फ क्या है, पेट्रोल डीजल के अंदर वेट, या फिर आपको एक्साइज ड्यूटी, जो लिकर वगैरह में एक्साइज ड्यूटी, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। तो इसमें हर राज्यों की सहमति के बिना जीएसटी के अंदर आना बड़ा है, तो भारत सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है। दूसरा, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी की सरकार आई है, हमने गंगानगर में 7.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के भाव कम किए, डीजल के अंदर 6.5 रुपए प्रति लीटर कम किए, पूरे राजस्थान में एक समान रेट करने के लिए और अन्य राज्यों से कंपैरिजन करने के लिए। केंद्र का बजट है तो उस लिहाज से तो उम्मीद पूरा देश कर रहा है। बिल्कुल उम्मीद है, तो हम भी चाहते हैं कि ये जीएसटी के अंदर आए। अच्छी बात है, अगर जीएसटी में आती है तो रेटें डाउन होगी। तो ये सबकी डिमांड भी है और केंद्र सरकार भी इससे संज्ञान में है और जीएसटी काउंसिल में लाकर उसमें इस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ है, किशोर शर्मा जी। स्वागत है किशोर जी आपका। किशोर जी, जैसा भी जिक्र भी ये हुआ, पेट्रोल डीजल केंद्र के हाथ में जो है उससे उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं। केंद्र ये सोचता है कि वो कहां से अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सके ताकि दूसरी राहत दे सके। आम जनता ये सोचती है कि हमें कैसे सरकार से राहत मिल सके ताकि हम अपने लिए कुछ आगे देख सके। इस लिहाज से दोनों को बैलेंस करना तो बहुत मुश्किल है। क्या राहत आमजन को मिल पाएगी, या फिर आपको लगता है कि सरकार कड़े फैसले ले सकती है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सुन रहा था बीजेपी को, उन्होंने साफ कह रहे थे कि ये सारे राज्य मिलकर सहमति से फैसला लें। अधिकतर राज्यों में सरकार बीजेपी की है। अब वो, और पिछली बार पूर्ण बहुमत में थे, इस बार नरेंद्र मोदी जी खंडित जनादेश के साथ हैं, जो उनके भाषण में आत्मविश्वास में कमी साफ नजर आती है। अगर उनको फैसला लेना है, मोदी जी ने कहा था कि जीतने के बाद 13 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल में कमी कर दी जाएगी, उसको कतई लागू नहीं किया गया। और जीएसटी में आप लाना चाहते हैं तो लाइए ना, मना किसने किया है? अब राज आपका, केंद्र दिल्ली में आप बैठे हैं, राज्यों में अधिकतर में आप बैठे हैं, तो फिर आपको रोकने वाला कौन है? और 303 से 240 में आ गए, ये डर आपको है। तो पिछली बार तो आप 303 में थे, क्यों नहीं लेके आए? लेकिन मंशा नहीं है इनकी लाने की, क्योंकि जीएसटी में, बेसिकली जीएसटी में बहुत सारी विसंगतियां हैं, उनको भी दूर किया जाना चाहिए। लेकिन पेट्रोल डीजल रिवाइज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फैसले लिए गए, किसमें कितना % जीएसटी लगेगा, क्योंकि अभी परिचंद जी भी इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे थे। अभी मैं सुन रहा था आपके डिबेट को, किसान इन्होंने कहा था, मैं नाम कोट इसलिए नहीं कर पाऊंगा, रामपाल जी ने बहुत अच्छी बात की कि एक तरफ आप सब्सिडी देते हो, उस पर आप जीएसटी ले रहे हो। तो आपको अपनी नियत में जो फर्क नियत है, उसमें नीति नियत में फर्क नजर आ रहा है आपकी में, कि आप किसी भी वर्ग के लिए बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, आप न्याय नहीं दे पा रहे। आप भूल रहे हैं कि आप इस मजबूत देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी, आपको खंडित जनादेश तो मिला है, आप न्याय कीजिए। आप 10 साल उस राज में रह लिए, लेकिन आपका जो बजट आना चाहिए, बजट सभी वर्गों के लिए बराबर आना चाहिए, और छाप आरएसएस की नजर नहीं आना चाहिए। वो जो बजट हो, महिला के लिए हो, किसान के लिए हो, विद्यार्थी के लिए हो। आरएसएस की छाप कैसे? आपने कहा आरएसएस की छाप नजर नहीं आना चाहिए, इसमें आरएसएस की छाप कैसे? जी, आरएसएस छाप का जिक्र मैं करता हूँ। पिछले लगातार जो 2 फैसले हो रहे, आरएसएस से प्रभावित हो रहे हैं। हर वर्ग के लिए होना चाहिए, खास रंग के लिए नहीं होना चाहिए, खास वर्ग के लिए होना चाहिए। आप किसी इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आप किसी को अलग नहीं कर सकते। बार बार ये फैसले आ रहे हैं, साफ दिख रहा है। अगर आरएसएस के फैसले अगर आम जनता के किसी वर्ग विशेष को प्रभावित करते हैं तो बहुत अच्छी बात किसी देश के लिए नहीं है। और अफसोस इस बात का होता है कि उन फैसलों पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, दखल देता है कि नहीं ये सब गलत है।
ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है और इसके नतीजे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें भुगतने पड़ते हैं। ठीक है। मैं एक अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी। कि आप बजट ला रहे हैं, इस देश के लिए बजट लेके आइएगा। मणिपुर को ध्यान में रखिएगा। आज मणिपुर में आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, शांति नहीं है। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। ध्यान रखिएगा किसानों उसका, सैनिकों का, जहां हमारे जो सैनिक हैं बगैर लड़े शहादत की ओर जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा महंगाई 350% तक बढ़ रही है। आप ये कागजों में आंकड़े ला रहे हैं, मुझे बता दीजिए जीडीपी और इसका क्या करेगी देश की जनता जब आपकी सब्जियां और दालें 100 रुपए किलो ऊपर पहुंच गई हैं। ये दुखती रहती है, सारी चीज आम खत्म हो जन गई। की जो महंगाई की बात कर रहे हैं आप, है नहीं, किशोर जी, इस सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। आप देश किशोर के जी। प्रधानमंत्री हैं, भूलिएगा मत इस सारी चीज को। बिल्कुल ठीक है। आपने दुखती रहते है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है कि सब्जियां, दाल, मतलब रोजाना की जो जरूरत की चीजें हैं वो भी मुश्किल हो रहा है। रामपाल जी, मेरा सवाल ये था कि सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने सदन में कहा था कि हम किसानों को एमएसपी दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है और हम किसान भी इससे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट में एफिडेविट दे रही है कि हम बाजरे की एमएसपी पे खरीद नहीं कर रहे हैं। तो हमारी उम्मीद ये है कि जो सरकार के कम से कम वो तो वादा पूरा करे, पहली चीज ये है। और दूसरी चीज, हमारे साथी पहले जोधपुर के साथी ने मुद्दा उठाया था कि माइनिंग डिपार्टमेंट से, ये भी एक किसानों से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है और एकमात्र ऐसे सेक्टर है जो डबल टैक्सेस दे रहा है, जीएसटी भी दे रहा है और रॉयल्टीज भी दे रहा है। रामपाल जी, ये तस्वीरें भी हाँ, मेरा कहने का मतलब था माइनिंग से जुड़ा हुआ सा मुद्दा। तो जब स्टेट के किसान ये मांग रहे हैं कि हमें जो माइनिंग के अंदर जो पट्टे दिया जा रहे हैं, लीज दी रह जाए, उसमें हमें वेटेज दिया जाए। अगर वेटेज नहीं तो कम से कम जो हम कह रहे हैं उसके अनुसार नक्शा बनाकर हमें लीज दी जा रही है। उस पर भी अगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही है किसानों के लिए उसका वो निराधार है। अभी पश्चिम राजस्थान के कई किसान मांग कर रहे हैं माइनिंग के अंदर कि हमारी जमीन के अनुरूप नक्शा बनाकर हमें कुछ वेटेज देकर के हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन उस पर सरकार कोई जीरो काम कर रही है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो लंबे टाइम से बात चल रही है, चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो चाहे अभी की गवर्नमेंट हो, ट्रैक्टर लोन इतना क्या अनसिक्योर हो गया जिसमें हम 15% से रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं। इतना कोई किसान चोर नहीं है जो आप इसकी रेट इतनी बड़ी आय ले जा रहे हो, 15 से लेकर के 25% तक। अब जब बैंकों को किया जा रहा है ट्रैक्टर लोन पे, जब बैंकों को किया जा रहा है तो वो आरबीआई का गाइडलाइन बताई जा रही है। आज कौन सी बैंक दे रही है? कोई भी बैंक 15 से नीचे। सर ट्रैक्टर आप आज की तारीख में शेड्यूल बैंक में कोई रेट ही नहीं 15। आप सर चेक कर लीजिए, मेरे को बताइए कौन सी बैंक है? मुझे ट्रैक्टर लोन 15% में आज ही मेरे को लिस्ट बताइए कौन सी बैंक 15 से 25% मुझे सर 15% से नीचे एनबीएफसी वगैरह या कोई इस तरह की। सर जब 7 से 8% में हम होम लोन ले सकते हैं, मैं कह रहा गाड़ी ले हूँ सकते हैं। 8% से 10% से ऊपर रेट ही नहीं है मुझे सर आप लोन, मुझे कोई भी बैंक का किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर चले जाइए, किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर चले जाइए, 10% से ऊपर रेट ही नहीं है ट्रैक्टर लोन में, 15% रेट ही नहीं है। आप मुझे बैंक का नाम बताइए। बैंक का नाम मिनिमम 14% है ट्रैक्टर पे। नहीं, आप बैंक का नाम बताइए कौन सी बैंक ले रही है 14%? सारी बैंक ले रही है सर। आप कितना परसेंट है फिर? आप 14% से 10% के बीच में रेट है किसानों के लिए। तो बाकायदा सब्सिडी है, राज्य सरकार ने भी सब्सिडी दी, केंद्र सरकार भी सब्सिडी दे रही। पॉसिबल ही नहीं है कि 14-15%। सर वो 14-15% केसीसी नहीं, मैं ट्रैक्टर लोन की बात कर रहा हूँ। आज कार लोन ही 8% में मिल रहा है, तो किसानों के लिए आप एक बार जब हमने मांग उठाई तो सोच समझ के उठाई। सर आप ट्रैक्टर लोन पे दे दीजिए किसानों के लिए। जी, हम ये चाह रहे हैं इस बजट के अंदर अभी आना क्या चाहिए, इस मुद्दे पर अपन बहस कर रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि 1996 में राजीव गांधी के टाइम VDIS स्कीम निकाली थी इन्होंने। वो इसलिए निकाली थी VDIS स्कीम की काला धन मुख्य धारा से जुड़ जाए। मुख्य धारा से जो तिजोरियों में बंद है, जिसको काम में नहीं ले सकते हैं, वो मनी तो डेड हो गई। तो वो मनी यदि अर्थव्यवस्था से सीधी जुड़े तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को टैक्स तो 30% टैक्स लेके वो स्कीम ऐसी निकाली थी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हम पिछले 10 साल से हम भी लिख के दे रहे हैं कि VDIS स्कीम एक ऐसी निकाली जाए जो धन तिजोरियों में बंद है। एजेंसियां जहाँ भी रेड मारते हैं, आपने देखा 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ 25 करोड़ उनको केस मिलते हैं। मशीनें बुलाई जाती है, टीवी न्यूज भी खूब आती है। तो ये हर जगह तो जांच एजेंसी जा नहीं सकती। तो हमारा रिक्वेस्ट ये थी कि आप ये स्कीम ही क्यों नहीं ला देते, तो 30% टैक्स आपको मिल जाएगा। जो तिजोरियों में बंद रकम है वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगी, देश के विकास में लगेगी वो।
तो जो अभी डेड मनी पड़ी है वो मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ रहे? ऐसी स्कीम अभी तक 10 साल में आई नहीं। दूसरी एक छोटी सी मांग और थी, वो बिल्कुल सही भी है, वो ये है कि अभी जो नए नोट इशू करें 5 के, 10 के, 50 के, 500 100 के, स्पेशली 500 तो बंद हो गए, तो ये नोट जो है वो पुराने नोटों से काफी छोटे हैं, पुराने नोट काफी बड़े हैं। तो क्यों नहीं ये पुराने नोट को आरबीआई ये गाइडलाइन दे बैंकों को कि ये सारे वापस ले लिए जाए, इसकी जगह नए नोट इश्यू कर दिए जाए। 5 के और 10 के नोट तो बिल्कुल बाजार, 1-2 तो दूर की बात है, 5 और 10 के नोट तो बाजार में है ही नहीं। जो अब नए नोट हैं वो भी नहीं है बाजार में, नए बैंक हमारे को इश्यू करती है ये नोट। अब सवाल ये आया है कि यदि ये इश्यू नहीं करती तो हम लोग नोटों में नोट मिलाते हैं तो वो छोटे बड़े हो जाते हैं, रबड़ लगो फट जाते हैं, और गिनने में भी गलती होती है, मशीन से भी नहीं गिन पाते उन नोटों को। तो ये नोट वापस लेने ही चाहिए इनको, ताकि क्या है कि हमारे को व्यापारियों को थोड़ी सुविधा हो जाए। राजेश जी, एक मिनट, एक इंटरव्यू एक लाइन में करना चाहता हूँ। आपने कहा कि जो काला धन का पैसा इकट्ठा होता है आपको नहीं मिलता। कौन सा? जो काला धन का पैसा है कि वो स्कीम राजीव गांधी के टाइम पे थी, उसको मैं आपको एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। जो काला धन का पैसा ईडी सीओ इकट्ठा कर रही है वो वापस वहां चला जाता है जो नेता और अधिकारी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो बीजेपी खाते में चला जाता है। बेफिक्र रहिएगा, वो पैसा बीजेपी खाते में जा रहा है। ऐसे बहुत आंकड़े दे दूंगा मैं, बैंक में जमा आता है सर वो, और ऐसे आंकड़े दे दूंगा। ये कांग्रेस को लगता है नोटबंदी का जितना फायदा, नोटबंदी जितना फायदा बीजेपी की सरकार को हुआ किसी को नहीं हुआ। पूरे देश में कार्यालय खोल दिए गए, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के पास कार्यालय नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास सबके पास सब जगह कार्यालय है। आंकड़े आपने तो पार्सल कुर्सी ठीक है, सुरेश जी एक सेकंड, सुरेश जी माइक। मुद्दे में अभी ये बजट कैसा हो, तो मुझे लगता है ये देश के लिए बजट बने, किसी एक सरकार के फायदे के लिए नहीं, किसी एक वर्ग के फायदे के लिए नहीं बने बजट। क्योंकि इस बजट को हम एक आम आदमी के नजरिए से कैसे देखते हैं और पूरे देश के नजरिए से कैसे देखते हैं, विश्व में भी लोग। एक यहाँ पर एक सवाल मेरा जरूर रहेगा आपसे राजेश जी, आप कह रहे हैं कि देश के लिहाज से बजट देखना चाहिए। एक आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमाता है या सैलरीड क्लास जो महीने की सैलरी जो उसमें पूरे महीना और अपना परिवार चलाता है, वो देश के लिहाज से बजट या उसके भले उसके जेब में डकैती पड़ जाए या उसे राहत ना मिले, एक मिनट, तो वो क्यों देश के हिसाब सोचेगी? ये तो सरकार सोचेगी कि हम सबको राहत देते हुए कैसे देश को आगे लेकर जाएं। बिल्कुल सरकार को एकदम संतुलित बजट बनाना पड़ेगा ही, और पड़ता ही है। आम आदमी के थाली का भी ख्याल करना पड़ेगा कि वो थाली उसकी महंगी ना हो जाए, किसान का भी ख्याल करना पड़ेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है उसको सही दाम मिले। अब अगर एमएसपी मिलती है तो उसकी वजह से अगर गेहूं के दाम बढ़ जाते हैं तो आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ भी ना बढ़े। ये सब उनको संतुलन करना ही पड़ता है। चुनौती यही कि बैलेंस बनाकर कैसे इस बजट 4 करोड़ लोग लगभग बेरोजगार हैं, वो बेरोजगारी से महंगाई से त्रस्त हैं। तो सरकार को यह भी देखना है कि एचएनआई भी देश छोड़ करके जा रहे हैं, एचएनआई भी देश छोड़ करके जा रहे हैं। हम एफडीआई लाने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर मार्केट पर, कैपिटल मार्केट पर सरकार की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक समग्र रूप में बजट पेश करना पड़ता है और एक संतुलित बजट आए जो देश के चहुमुखी विकास हो। ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास को छोड़ दो, गरीब को छोड़ दो। बिल्कुल यही बात है कि आप देश के लिए, बिल्कुल देश के लिहाज से बजट आए, लेकिन हर वर्ग को देखना पड़ेगा, ये जरूरी है। राजेश जी, श्वेता जी, पहली बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये संतुलित बजट का जो कॉन्सेप्ट एक अपना मिथ है। जब रिसोर्सेज आपका सीमित होते हैं तो आपको उन रिसोर्सेज वहां लगाना पड़ता है जहां से आपका मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। स्पेशली पिछले 10 सालों में हम देखेंगे जो एक रैपिड ग्रोथ है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वो बहुत इंप्रेसिव है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है वो सस्टेनेबल है। अगर मेरे पास रुपया 1 है, मैं 10 में बांट दूंगा तो 10-10 पैसे से किसी का विकास होने वाला नहीं है। पर यस, अगर एक काम पे लगाऊंगा उसका जो रेपरकशन होगा वो पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। दूसरी बात, हम आम व्यक्ति की बात करते हैं, वो आम व्यक्ति सोया हुआ है, उसकी कोई बात करता नहीं क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है। वो तैयार है कि मैं 100 रुपये का पेट्रोल लूंगा तो भी चलाऊंगा गाड़ी, और 200 का पेट्रोल तो भी चलाऊंगा। यहाँ सरकार समझती है कि किस वर्ग में कितनी ताकत है लड़ने की, और जिसकी जितनी ताकत लड़ने की सरकार उस तरफ देखेगी, आपकी मेरी तरफ नहीं देखेगी। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमारे जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं बेहद इंप्रेसिव है, ठीक है ना, पर उनका इफेक्ट डाउन द लाइन आज हमारे पास में नहीं आया है। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ महंगाई, वो उसका असर नहीं आया। अब सरकार को क्या करना चाहिए कि ये जीएसटी कलेक्शन को बड़ा चढ़ाने के बेहतर ये है कि जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसको उस काम पे लगाए जैसे आम व्यक्ति का जीवन
सफल हो सके, संभव हो सके और सुविधाजनक हो सके। अभी आपने देखा होगा इंश्योरेंस के अंदर मतलब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि आज हेल्थ इंश्योरेंस इतना महंगा हो गया मेरे लिए भी कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इलाज करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा। यानी जो शिक्षा स्वास्थ्य जो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए वो तो कम से कम उसको अफोर्डेबल रेंज पे आप लेके आइए। आप डेफिसिट को कम करिए, आप प्राइस को स्टेबलाइज करिए और खास करके बेसिक चीज एक आम व्यक्ति को बहुत ज्यादा नहीं होता। अब जीवन से निकल जाए, वो पेट्रोल है, वो अरहर की दाल है, वो कांदा है, वो प्याज है, वो उसका काम निकल सके, उस तरह से उसको उम्मीद भी नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं, JP मॉर्गन ने हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक LHG की फेवर करा है, उसको सस्टेन करने के लिए जब तक आपका 45 करोड़ का मध्यम वर्ग की परिवार आपके साथ में नहीं है, वो सारी ग्रोथ स्टोरी विल टर्न आउट टू बी अनटोल्ड स्टोरी सूनर और लेटर। दिस इज व्हाट आई विश टू से। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि ये ठीक है, जो ताकतवर है, जो लड़ सकता है, उस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन जो लड़ नहीं सकता, जो ताकतवर नहीं है, तो उसका ध्यान कौन रखेगा? सरकार ही तो रखेगी। अगर वो आवाज बुलंद नहीं कर सकता, वो लड़ नहीं सकता, तो उस पर ध्यान कौन देगा? सरकार निरंकुश होती है, सरकार संभाव सद्भाव से नहीं चलती। अगर कल को नीतीश चाचा पलटी मार जाए ना, बिहार को आपके न चाहने बावजूद स्पेशल दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश कर्फ्यू बचाने की है। मेरी उसके बच गई तो फिर मैं सद्भाव संभाव और क्या सेकुलरिज्म सब की बात में करूंगा। और दूसरी बात समझने की कोशिश करिए तो हर जगह होता है कि जो पावरफुल है, मतलब ना माइट इज राइट, जो पावरफुल है, आज मुट्ठी भर किसान मान लीजिएगा, वो पंजाब हरियाणा किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान तो साउथ के अंदर भी है, किसान तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी है, वो आपके यहाँ दिल्ली में इसको MSP के लिए झगड़ा नहीं कर रहे, क्योंकि ये वो किसान है जिनको MSP से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यानी वो जो मार्जिनल किसान को तो लेना ना नहीं है। अब आप देखिएगा, ये वो कौन किसान है जो सरकार चलाते हैं, ये वो किसान है जो पार्टी फंड बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने कहा ना, जहां माइट इज राइट है वहां ये सद्भाव संभाव की बात करना बेमानी है। सुरेश, मैं इसमें एक बात कोठारी जी आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहते हैं। किसानों के इशू की आपने बात करी कि वो सिर्फ नॉर्थ साइड का है, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों ने आंदोलन किया, साउथ के किसानों ने आंदोलन किया और वो दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली में पहुंच के उन्होंने अपनी बात मनवाई, क्योंकि उनकी बात जो थी जनता के हित की बात थी, किसानों के हित की बात थी। आपने एक जिक्र किया, मैं अब ये जिक्र करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने गारंटी के तहत संकल्प पत्र में आयुष्मान योजना का जिक्र किया है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जस्टिफाई है पूरे देश के लेके। हमारी राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना शुरू करी थी, इस सरकार ने वो लगभग बंद करने की स्कीम ला दी है। हमने 25 लाख तक का इलाज दिया था और 10 लाख का बीमा दिया था, और हमने एक कमिटमेंट किया था कि जब हम जीत के आएंगे तो 50 लाख रुपए तक का हम इलाज करेंगे। और आप एक बात सुन लीजिए, और सुन लीजिए, मोदी जी और बीजेपी और सरकार कितने लोगों को फायदा हुआ कि आप तो इतने से आंकड़े दे दो, आज आप इतने से आंकड़े दे दो कि 25 लाख का एक भी व्यक्ति को फायदा बड़ी हुआ, जनसंख्या को फायदा हुआ। आप 1 करोड़ का एक सेकंड, 50 लाख, लेकिन 25 लाख का एक व्यक्ति तो बता दो, सिंगल व्यक्ति जिसको 25 लाख का फायदा हुआ। ठीक है, सुरेश एक सेकंड, जिसमें किशोर जी इसका जवाब। इसलिए उस इलाज को 50 लाख करिएगा। किशोर जी 50 लाख होगा। आपने 25 लाख की योजना की, ये बार बार बीजेपी उठाती है, ये मुद्दा बार बार बीजेपी उठाती है कि ठीक है, सुरेश जी जवाब तो लेने दीजिए। सुरेश जी एक सेकंड, ऐसी योजना से क्या मतलब है? जो बीमार होके तड़प आयुष्मान योजना, भारत की आयुष्मान योजना के अंदर 50 करोड़ लोग घर में गए, 22 करोड़ लोगों ने उसका फायदा उठाया। आप बता दिए 25 लाख में से कितने लोगों ने फायदा हुआ? 13 लाख में सिर्फ एक आयुष्मान का जिक्र कर रहे हैं। अरे सुनिए बात, एक मिनट, किशोर जी एक सेकंड, सुरेश जी एक सेकंड, वो अपने दावे कर रहे हैं, आप अपने दावे कर रहे हैं, आप दोनों से सबूत मांगे, सबूत मांगने तक कितना है? कहाँ रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड कहाँ पर? रिकॉर्ड है मेरे पास में। अभी राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। अभी विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला है कि 13 लाख सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है और 3 लाख सिर्फ 3 व्यक्ति को मिला फायदा। अब बता दीजिए 25 लाख का क्या फायदा? आपने 1450 करोड़ रुपए उसमें प्रीमियम दिया, उसमें भ्रष्टाचार किया 1400। अगर वही 5 लाख का इंश्योरेंस होता तो 1450 करोड़ रुपए का प्रीमियम देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने उसमें भ्रष्टाचार किया। ठीक है राजेश जी, देखिए मुद्दे पे से ना भटकते ठीक रहेगा। अभी हम यूनियन बजट की बात कर रहे हैं, वहाँ फोकस करें। राजस्थान का बजट है, हमने क्या लिया की बात है नहीं, क्योंकि आयुष्मान योजना केंद्र की, आयुष्मान योजना केंद्र मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ लोग आयुष्मान योजना, ठीक है, 22 करोड़ लोगों ने फायदा उठाया उसका। 50 करोड़ लोग आयुष्मान से जुड़े हुए हैं, 22 करोड़ लोगों ने उसका फायदा उठाया है और पूरे हिंदुस्तान में चल रही है वो श्वेता जी। राजस्थान गवर्नमेंट की जो स्कीम थी
बहुत से अस्पतालों तो उसको ऑनर करने से मना कर दिया क्योंकि उनके पेमेंट अटक गए थे। 300 करोड़ के पेमेंट सरकार ने करे ही नहीं, तो वो स्कीम ही फेल हो गई। कागजों के ऊपर तो ठीक लगता है। देखिए यही बड़ा फायदा नहीं उठाया। देश के हिस्से में बड़े-बड़े ठीक है सुरेश जी, किशोर जी, एक और उसके सेकंड फायदे मिले। आज थोड़ा केंद्र पे फोकस करते हैं सर। नहीं, ऐसा राजस्थान में तो नहीं हम बात करते रहेंगे और बजट आ भी चुका राजस्थान का। हाँ, तो कोठारी जी की बात से मैं एकदम पूर्णतः सहमत हूँ कि इस सरकार ने मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं, जो बड़े इंडिकेटर्स हैं, उनको सफल तरीके से मैनेज कराए, कंट्रोल कराए। अब हमें माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत है। जैसे जीडीपी की बात करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, लेकिन अगर पर कैपिटा जीडीपी देखें तो हम 140वें स्थान पर है। टोटल जीडीपी में अगर हम 140 करोड़ लोगों का भाग दे देते हैं तो 140वें स्थान पर आ जाते हैं। तो जो निचले तबके में आज भी 90% लोग हैं जिनकी मासिक आय 25,000 से कम है। टोटल पिछले वर्ष में 8 करोड़ 18 लाख रिटर्न भरे गए इनकम टैक्स के, लेकिन रियल इनकम टैक्स पे करने वाले केवल 2 करोड़ लोग हैं। तो आम आदमी की आय कैसे बढ़े, और आम आदमी की पर कैपिटा जीडीपी अगर हमारी डबल होती है तो हम विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी समस्याएं जो छोटे लोगों तक हमारा विकास पहुंचे, इसके लिए सरकार को बजट में पूरा ध्यान ठीक देना है। आपकी पड़ेगा। बात पे राजेश जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं। श्वेता जी, निश्चित रूप से पर कैपिटा में बढ़ी है, पर साथ साथ आर्थिक विषमता भी बहुत बड़ी है। पर कैपिटा इनकम में मेरी इनकम के साथ में अदानी की इनकम में शामिल कर ली गई है, तो वो तो बढ़ तो गई है, पर जिस हिसाब से डिस्पैरिटी बढ़ी है इकोनॉमी की, वो एक सोचने वाली बात है। यानी मैं आपको अगर आंकड़े दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बेसिक चीज़ों से महरूम है। वो उसी का हिस्सा है जिसे बोलते हैं ना पर कैपिटल इनकम पे वृद्धि, है ना। तो सवाल जो उठता है कि क्या सरकार इस आर्थिक विषमता को कम करने के लिए कुछ करेगी। अगर मैं एक इंडस्ट्रीज का 1,60 करोड़ लोन माफ कर सकता हूँ तो छोटे बड़े किसानों को क्यों नहीं कर उसको सकते? क्यों नहीं कर सकते? सुरेश जी, एक कमेंट इस पर। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज हर व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ। जो आदमी पैदल चलता था वो साइकिल पे चलता है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाला कार पे, कार वाला जो 10 लाख की लेता है आज 50 लाख की है। तो आज हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी की अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, हर व्यक्ति की इनकम बढ़ी है। 2014 के पहले $400 प्रति इनकम थी, प्रति व्यक्ति आई थी, आज $4200 प्रति व्यक्ति आई है। तो आप देखिए कितना अंतर आया है और लोगों के वास्तव में बहुत ड्रास्टिक परिवर्तन आया। लेकिन आज हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो उसको उस चीज को भी देखना पड़ेगा। आज पूरे विश्व के अंदर अगर 8.5% की जीडीपी ग्रोथ है तो एक चैलेंजेबल देखिए 8.5% की। आप अगर आसपास के हिंदुस्तान के आस पड़ोसी देशों से कंपैरिजन कर लीजिए, उनकी इनकम और आज हिंदुस्तान की इनकम को देख लीजिए, तो हर चीज में भारत बहुत आगे निकला है। देखिए, आसपास के देशों में पाकिस्तान से तो कंपैरिजन नहीं करेंगे, पाकिस्तान से तो कंपैरिजन नहीं करेंगे ना। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं करेंगे। राजस्थान में पाकिस्तान, सुनिए बात सुनिए, आप आसपास के देशों की बात कर रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या रही है, पहले भी कमजोर रहे, हम उनसे क्यों तुलना करेंगे? हम उनसे आपको किसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा ना। आप आईएमएफ के अगर आंकड़े तो उस पे विश्वास करना पड़ेगा। आईएमएफ अगर भारत के बाद पढ़ाई करता तो वो इनको विकास का जो बात कही जा रही है दूसरी संस्था जिसका एनजीओ से कोई लेना देना नहीं है, वो कहते हैं भूखमरी में भागे, उस पे विश्वास। चलिए, वक्त खत्म हो रहा है। किशोर जी, ये जो विकास की बात करते हैं 10 साल में, बिल्कुल झूठ है, कतई नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, जबरदस्त बढ़ी है, और मजदूर दम तोड़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, एमएसएमई का विसंगति है वो पूरा नहीं हुआ। कोरोना में जो लोन दिया वो इतना गड़बड़ था कि वो आम आदमी तक नहीं पहुंचा। मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, इस देश में आप इस तोहफे की बात कर रहे हैं ना, तोहफा दीजिए इस देश को, आम आदमी तक पहुंचाइए। आज आंकड़ों में, कागजों में आप कहीं भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन उस थाली में तो टिकिए। ठीक है, राजेश कुठार जी, फाइनल कमेंट खत्म हो रहा है। फाइनल कमेंट। मैं ये चाहता हूँ कि जो ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो बना रहे और आगे तेजी चले। उसके साथ साथ आर्थिक विषमता को कम करने के लिए सरकार को मध्यम वर्गीय परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई आवाज़ नहीं है, पर उसके पर जब वो रिवोल्ट करता है तो फिर सरकारें हिलती नहीं है, टिकती नहीं है, बल्कि सरकारें गिर जाती हैं। बिल्कुल ठीक। ग्रामीण जो किसान है उनको और कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए शिक्षा, चिकित्सा और गांव का सर्वांगीण विकास। यदि ये 3 चीजें वहाँ पे हो जाए तो आधारभूत सुविधाएं मिल जाएगी, तो वो ऐसे ही तरक्की कर जाएगा। सर की बात से पहले तो मैं कोठार जी बात से बिल्कुल पूर्णतः असहमत हूँ। सर ने कहा कि मुट्ठी भर किसानों ने प्रोटेस्ट किया, पूरे देश के किसानों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग लिया। आज की डेट में बजट की बात है तो किसानों को 2 चीज महत्वपूर्ण चाहिए। हम जब खेती बो रहे हैं आज सीजन से लेकर अंत में कटाई तक, हमें सरकार इंश्योर करे, जो
माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में बहुत अच्छी योजना लेकर आए, लेकिन उसमें इम्प्लीमेशन को लेकर के आज बहुत सारी कमियां हैं। स्टेट और केंद्र की मिक्स योजना उसमें लड़ाई को लेकर के बहुत बड़ा इशूज है, उसको सरकार सुधारे, स्टेट भी ध्यान दे और केंद्र भी ध्यान दे। और दूसरा मुद्दा, जब हमारी फसल कट जाती है तो हमें बीमा नहीं चाहिए, अगर हमारी फसल खराब नहीं हुई तो हमें अच्छा भाव चाहिए। जो एमएसपी की मुख्य मांग है, ये दो अहम मांगे जो सरकार को पूर्ण करनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बजट के माध्यम से सरकार को, जो हम बात कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो गाँव तक पहुँचे। आज गुड़गांव में ऐसी जेड लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो अपने आप फैक्ट्रियाँ लग जाएगी, लेकिन हर जिले में ऐसी जेड बने, हर जिले में बड़े उद्योग स्थापित हों, ताकि वहाँ के लोगों को वहीं रोजगार मिल सके। चलिए अब देखते हैं कि इस लिहाज से जो हमने चर्चा की अलग अलग मुद्दों पर कि इस बजट में क्या निचोड़ आता है, क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा है हर सेक्टर को, हर कोई चाहता है कि राहत मिले, लेकिन क्या ये संभव है सरकार के लिए कि हर किसी को राहत दी जा सके। अब देखना होगा कि कौन से फैसले लिए गए हैं, किसे प्रायोरिटी में रखा गया है, किसे राहत दी गई है, और ये कुछ ही मिनटों के बाद तस्वीर साफ होगी जब 11 बजे ठीक बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।